सो हेलो गाइस, दिस इज़ अरहान सैफी एंड यू आर वाचिंग द चैनल फार्मर वर्ल्ड। तो यार, पिछली क्लास में हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो साइटोप्लाज्म में हमने क्या पढ़ा, साइटोसोल होता है यानी कि फ्लूइड होता है। उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनेलीज पढ़ी। तो यार अब लास्ट ऑर्गेनेली रह रही है क्या, लाइसोसोम। ठीक है ना। तो इसको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ खास याद नहीं रखना। लाइसोसोम क्या होता है, तुम्हारी वो सेल ऑर्गेनेली होती है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, एक सेल ऑर्गेनेली है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो लाइसोसोम का काम बस सिंपल से याद रखना है। इसे तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। तो तुमने पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि जो भी फूड मटेरियल आता है, जो भी फूड मटेरियल आता है, जो भी खाना पीना आता है, वो ट्रांसफर होता है कहाँ पे, लाइसोसोम में। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। ये एंजाइम पानी की प्रेजेंस में जो है काम करते हैं और फूड पार्टिकल को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस फूड पार्टिकल को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइसोसोम का मेन काम ही ये होता है। बाकी जैसे जैसे सेल वेरी करती है वैसे वैसे लाइसोसोम का काम भी वेरी करता है। लेकिन मेन काम तुम्हें क्या याद रखना है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया कहती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थी, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है अगर है तो। लेकिन लाइसोसोम क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। और याद रखना, जो राइबोसोम था, राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। लेकिन बात कर रहे हैं हम अभी ये क्या, लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या होती है, एक ही मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि ये पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और जो है एसिडिक पीएच पे ये काम करते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे इसे फूड मटेरियल मिलता है तो ये क्या कर देता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और उस फूड को जो है ब्रेक डाउन करके जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है एनर्जी निकाल ली जाती है। फिर वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया पे जो है ग्लूकोज पहुंचा के एटीपी हाउस, वो हमारा जो है वहां से एटीपी जनरेट कर लिया जाता है। तो मेनली लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेना यार, कुछ नहीं है। ठीक है ना। लाइसो मतलब होता है लिसिस, यानी कि तोड़ना। किसको तोड़ता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। सोमा बॉडी, बॉडी है इसलिए लाइसोसोम बोलते हैं। पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, माइक्रोफेजिंग से डिफेंस भी करता है, ये माइक्रोब्स को आने नहीं देता। ठीक है ना। ये सब पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ब्लड क्लोज थ्रोम्बाई हेल्प डिसोल्व, यानी कोई ब्लड क्लोट है उसको भी तोड़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं तोड़ने के लिए। ठीक है ना। तो ये जो है एक बार तुम रीड कर लेना, ये सब जो है तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेन काम तुम्हें क्या याद रखना है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस की बात करते हैं। नहीं, न्यूक्लियस से पहले एक और जो है तुम्हारा ये क्या है, सेल इंक्लूजन। जैसा कि हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली 3 चीजें होती है। सबसे पहले क्या था, महासागर फ्लूइड। फ्लूइड को क्या बोलते थे, साइटोसोल। उसके अंदर हमने जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज पढ़ी, डिफरेंट टाइप। पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हमने जो है लाइसोसोम पढ़ लिया। डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑर्गेनेलीज थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन तीसरा हमने क्या बोला था, कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है। तो इंक्लूजन का मतलब तुम समझते हो, इंक्लूजन का मतलब जस्ट लाइक अ धब्बा सा, धब्बे धब्बे जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक कोई सेल होती है ना, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज यानी कि वो बॉडी, पहली बात तो याद रखना, ये इंक्लूजन बॉडी पे कोई मेम्ब्रेन बाउंडिंग नहीं होती है। ठीक है ना। कोई भी मेम्ब्रेन, लैक मेम्ब्रेन बाउंडिंग, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, बिना मेम्ब्रेन के ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। इन बॉडीज का जो है काम सेल टू सेल वेरी करता है। इन बॉडीज का काम सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे कि अगर कोई सेल जो है फैट सेल है, तो वो क्या करती है, उसमें लिपिड को स्टोर कर लेती है। मान लो ये फैट सेल थी, तो ये जो तुम्हारी इंक्लूजन बॉडी है, ये किसको स्टोर करेगी, फैट को स्टोर करेगी या लिपिड को स्टोर करेगी। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट वाली है तो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेगी। कोई सिक्रीटी प्रोडक्ट वाली है तो उसको स्टोर कर लेगी। किसी को पिगमेंट वाली सेल है तो पिगमेंट ग्रैन्युल्स होते हैं, यानी कि ग्रैन्यूल पिगमेंट वाले होते हैं जो पिगमेंट को स्टोर करके रखते हैं। कोई जो सेल जिसमें पानी को बहुत ज्यादा स्टोर करना है तो वाटर कंटेनिंग वैक्यूल्स होते हैं। कोई वाटर कंटेनिंग वैक्यूल्स होगा, उसके अंदर पानी जो है स्टोर किया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स हो गए, या ऐसी बॉडीज होती है जो किसी चीज को स्टोर करके रखती है। इंक्लूजन बॉडी का काम क्या होता है, स्टोरिंग। जैसे अगर सेल टू सेल वेरी करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है तो कार्बोहाइड्रेट को कर लेंगे, लिपिड को स्टोर करना है तो लिपिड को कर लेंगे, ग्लाइकोजन को स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन को कर लेंगे। इसलिए क्या, ये बस स्टोरिंग बॉडी होती है। याद रखना, इंक्लूजन बॉडी इज बट स्टोरिंग बॉडी। जैसे इनका काम क्या होता है, स्टोर करके रखना। ठीक है ना। तो ये भी सिंपल सा था, और इन पर कोई मेम्ब्रेन बाउंडिंग नहीं होती। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा न्यूक्लियस।
ठीक है ना। इसको जो है ढंग से समझना है, इसको जो है मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इसको ढंग से समझना है। ये तुम्हारी सेल थी, उसके अंदर क्या था, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है ना। लेकिन इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन थी उसमें कोई स्पेस नहीं होता है, उसमें कोई स्पेस नहीं होता है। लेकिन ये क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड तो होती है, लेकिन क्या होता है, इनके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। वो स्पेस होते ही इसलिए है क्योंकि जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रोटीन बन रहा होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, या कोई भी न्यूक्लियस को मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई सेल के बाहर से भी आ रहा है तो उसको न्यूक्लियस के अंदर भेजने के लिए क्या होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। क्या होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और मैंने क्या बोला, बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ये क्यों होता है, ताकि कोई भी मटेरियल अंदर से बाहर ले जाना है तो ले जाओ, कोई बाहर से अंदर लाना है तो ले आओ, ठीक है ना। और बाकी अंदर जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मेन मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम इस फॉर्म में विजिबल नहीं होते, एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जब क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देते हैं। जनरली ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जनरली ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म। ये तो एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जब सेल को डिवाइड करना होता है तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, लेकिन जब विजिबल नहीं होते हैं तो वो क्रोमोसोम नहीं बल्कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। वो क्रोमेटिन ही पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, कंबाइन करके क्या बनाता है, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। जब क्रोमेटिन की पैकेजिंग होगी, समझो एक धागा है ऐसे ही फैला हुआ है, उसको जब तुम जो है एक शेप के साथ पैकेजिंग करोगे तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इस शेप में, तो वो क्रोमोसोम पैकेजिंग के बाद बनता है। लेकिन मेनली पहले कैसे प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब वो क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन सेल्स के अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो बात समझ में आ गई, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए इन क्रोमोसोम। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ गई। तो जो डीएनए मटेरियल होता है यही जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि यही क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये डीएनए ही डिसाइड करेगा कि सेल कैसी होगी या अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेगी। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो। जैसे कोई इंसान है उसकी स्किन जो है डार्क है और एक इंसान है उसकी स्किन बिल्कुल ब्राइट है, तो वो डिसाइड करने वाले जो जीन्स होते हैं वो जीन्स कहाँ पे होते हैं, वो डीएनए के अंदर होते हैं। और डीएनए कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। और क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है। ये तुम्हारी पूरी बेसिक चीज है। क्या है, ये तुम्हारी बेसिक चीज है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन बाउंड कर रखे हैं इसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, लिफाफा है जो न्यूक्लियस को घेर के रखा है, इसलिए क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। और बाकी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, बाकी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। जैसे साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर का फ्लूइड, वैसे न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। सबको समझ में आ गया, सिंपल था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब एक लास्ट क्या है, न्यूक्लियोलस। अब क्या है, एक न्यूक्लियोलस और समझना है तुम्हें। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर होता है, जो तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर होता है, तो वो क्या करता है, क्रोमेटिन फाइबर कंबाइन होके क्या बनाता है, यानी कि कंडेंस होके जब वो पैकेजिंग करता है तो क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो देखो क्रोमोसोम को देखना है,
एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझना। ये मान लो क्या है, तुम्हारा क्रोमोसोम है। तो देखो क्रोमोसोम का जो बीच वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। ठीक है ना। इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है ना। तो जो बिल्कुल सेंटर में होता है क्रोमोसोम के उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं, ये तो जनरल क्रोमोसोम है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनके टॉप पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की एक खास बात होती है कि इससे क्या निकल रहे होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स निकल रहे होते हैं, यानी कि इनकी कंडेंसिंग नहीं हुई होती है। तो इन क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से निकल रहे होते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। बात समझ में आई। यानी कि जब सारे क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे तो कुछ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन बच जाएगा। मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस था, तो उसके अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर बच जाएगा जो कंडेंस नहीं होगा। वो बचे हुए पार्ट को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियोलस का खास काम देखो क्या होता है। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, अब न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल ही है, क्रोमेटिन मटेरियल है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। अब ये डीएनए क्या करता है, आरआरएनए बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जैसे मैंने पहले बताया था, डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो डीएनए जो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है वो स्पेशली क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरआरएनए। तो देखो याद करो, अब ये आरआरएनए जो बना, अब देखो यहाँ मान लो कोई भी न्यूक्लियोलस था, वो क्या करेगा, आरआरएनए बनाएगा। अब वो आरआरएनए क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू होगा और बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर क्या होगा, प्रोटीन होगा। बाहर क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरआरएनए प्लस कुछ प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे, राइबोसोम। मैंने पहले भी कहा था कि आरआरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। याद आया। राइबोसोम किससे मिलके बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से। तो एक्चुअल में राइबोसोम बन कैसे रहा था, प्रोटीन तो बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था ही, प्रोटीन तो बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था ही, मान लो बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट था ही, और अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यानी कि वो क्रोमेटिन फाइबर जो कंडेंस नहीं हुआ था, वहां से क्या बन रहा था, आरआरएनए। अब वो आरआरएनए बाहर आके ट्रांसफर हो जाता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड, और ये प्रोटीन और आरआरएनए कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तुम्हारी जो है पूरी डिटेल थी, तुम पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है ना, पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार जो है स्ट्रक्चर मैंने बताया, न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, बाहर का एनवलप, वो जो दो मेम्ब्रेन बाउंड थी उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी फ्लूइड भरा पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर यानी कि वही जो कंडेंस अभी नहीं हुआ है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। यही क्या होता है, फंक्शनल इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। न्यूक्लियोलस मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। और ये क्या करता है, इसके पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यानी कि प्रोटीन और आरआरएनए, न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए गेट ट्रांसक्राइब इनटू द न्यूक्लियोलस। बात समझ में आई। यानी कि न्यूक्लियोलस के अंदर का जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरआरएनए में कन्वर्ट होता है, और वो आरआरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो याद रखना, राइबोसोम जो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आरआरएनए, और आरआरएनए कहाँ से बन रहा होता है, न्यूक्लियोलस से। कहाँ से बन रहा होता है, न्यूक्लियोलस से। ठीक है ना। क्रोमोसोम मैंने बता दिया, वही क्रोमेटिन जो होती है वो कंडेंस होकर क्या बना लेती है, क्रोमोसोम बना लेती है। ठीक है ना, ये सब पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा। फंक्शन एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन कहता है, मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस बाय स्पेसिफाइड एंजाइम प्रोटीन फॉर्म इन द सेल। ठीक है ना, मैंने बोला था न्यूक्लियस इज द फादर ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीएनए, यानी कि पूरी सेल की जितनी भी एक्टिविटी है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस ही डिसाइड करते हैं।
Along with its direct involvement in the reproduction, it also function to encode all the genetic information that carry hereditary characteristic. यानी कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल होता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, इसलिए क्या होता है उसके अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा यार, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार जो है रीड कर लेना और जो मैंने डायग्राम से समझा उसे समझ लेना, ठीक है ना। क्लास को जो है यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक यार घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।